नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। आज चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदी पर बनने वाली रोड धरातल पर कब उतरेगी ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर खूब सियासत होने लगी है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एलिवेटेड रोड के जरिए जाम की झाम से लोगों को राहत देने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि देहरादून को सरकार नर्क बनाने की तैयारी में है। देहरादून को कंक्रीट का जंगल बनाकर तहस नहस करने का काम सरकार कर रही है। एलिवेटेड रोड का भाजपा कांग्रेस कैसे आमने सामने आ गई और इस पर दून की जनता का क्या कुछ कहना है, उससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट बताते हैं और फिर इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। दरअसल देहरादून की दो नदियां रिस्पना और बिंदाल पर सरकार एलिवेटेड रोड के जरिए शहर के जाम से लोगों को राहत देने की बात करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार का दावा है कि शहर को दो एलिवेटेड सड़कें मिलने से लोगों का सफर सुगम और जाम रहित होगा, लेकिन इस पर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, एलिवेटेड रोड के नाम पर सरकार देहरादून को नर्क बनाने का काम कर रही है। देहरादून को कंक्रीट का जंगल बनाकर तहस नहस करने का काम होगा और इससे पूरे देहरादून का सत्यानाश होगा। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने इसको लेकर कोई पर्यावरणीय शोध कराया है। सरकार बड़ी पीठ थपथपा रही है कि हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, 10 किलोमीटर रिस्पना में बनेगी, 15 किलोमीटर बिंदाल पे बनेगी, 40 मिनट का रास्ता 15 मिनट का हो जाएगा, लोगों का समय बढ़ेगा। ये सारी बातें जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में स्मार्ट सिटी देहरादून को घोषित किया गया था, उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। पूरा विद्युतीकरण अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरे शहर के अंदर पानी कहीं सड़कों पर नहीं दिखेगा, नालियों में गंदगी नहीं दिखेगी, सब ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरे शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगा, ट्रैफिक बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, शहर चमचमा जाएगा, शहर जो है स्विट्जरलैंड बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। और ढाक के तीन पात पूरा शहर हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद जब 5 साल बाद इस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कहा गया कि आया और कहाँ चला गया, जब पूरा वाइंड अप हो गया और कहा डीएम जो सीओ थी इसकी कि साहब वो पूरा हो गया, उसके बाद देहरादून के अंदर आज स्थिति है कि पिछली बरसात में पूरे शहर के अंदर पानी भराव, जल भराव बरसात भी देहरादून में हुआ, डेंगू देहरादून में हुआ, देहरादून में ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है, आज भी ध्वस्त है। देहरादून में घंटाघर को कितनी बार उजाड़ोगे और कितनी बार बनाओगे। सरकार का कहना है कि सड़कों का जाल बिछाकर आज लोगों को अच्छा यातायात उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में जहां विपक्ष को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था, विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि उनकी सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना रह गया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो 60 सालों का उनका कार्यकाल रहा और आज जो उनको दिख रहा है, हम तो उनको तो धन्यवाद करना चाहिए था। हमारी केंद्र सरकार का, हमारे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था कि जिस प्रकार की आज हमारी ऑल वेदर रोड बन रही है, जिस प्रकार की एलिवेटेड हमारी सड़कें बन रही है, उनको धन्यवाद करना चाहिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा बेहतरीन जाल बिठाया है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कांग्रेस को इस प्रकार की बात को कहना मैं जरा भी उचित नहीं समझता हूँ। एलिवेटेड रोड को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस के लाभ और फायदे गिना रही है, वहीं आम लोगों की भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों को अपने विस्थापन का डर सता रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना भी है कि अगर यहाँ से उन्हें उजाड़ना ही था तो सरकार ने बसाया ही क्यों, अब हम कहाँ जाएंगे। चौड़ीकरण सर, ये देखो ना, कम से कम रहने के निवास तो देना चाहिए। इतनी मुद्दत होगी रहते रहते, लोगों को बाप दादा खत्म हो गए यहाँ पे रहते रहते, समझ गए, जीवन भर की कमाई लगाई लोगों ने यहाँ पे। पहली बार सरकार ने बस नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे लाइट दे रखी है, पानी दे रखा है, सीवर लाइन दे रखी है, पानी की टंकी दे रखी है, स्कूल दे रखा है, सरकारी सुविधाएं सारी दे रखी, तो सरकार को सरकारी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए थी अगर यहाँ से उजाड़ना था तो। अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे वो तो। हाँ जी, हाँ जी, हमें काफ़ी समय हो गया। हम तो देखो कि मतलब जो ये थोड़ा बहुत अगर जाता है तो कम से कम या तो फिर हमें कहीं रहने के लिए दिया जाए, क्योंकि सारी जमा पूंजी हम लगा के बैठे हुए हैं। हमारा जो कभी बाप दादा थे गांव में, उन्होंने बेच के वहाँ से सारा कुछ,
अब हमारा तो कोई चांस ऐसा भी नहीं है कि हम गाँव ही चले जाएं। गाँव में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ही पैदा हुए पले हुए, सब कुछ हमारे बाप दादा कभी रहते थे गांव में, और जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो हम सब लगा के बैठे हुए हैं। अब ये टूटेगा तो कम से कम जो बच्चे तो हमारे सड़क में आ जाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि जहाँ पे नदी ज़्यादा चौड़ी है तो वहाँ तो कम ही लेने चाहिए ना, वहाँ के घर नहीं तोड़ करके नदी में नदी की जगह ले करके चौड़ी रोड बनानी चाहिए, जो भी बनाना चाहिए। और जहाँ नदी बहुत ही पतली है तो वहाँ के ले लेनी चाहिए, जहाँ नदी वैसी ही चौड़ी है तो नदी की जगह ले लेनी चाहिए ना, तो गरीबों को क्यों परेशान किया जाए। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड धरातल पर कब उतरेगी यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक और जहां इसके विरोध में कांग्रेस खुलकर सामने आई, वहीं बीजेपी ने इसे समय की जरूरत बताया है। वहीं यहां रह रहे लोगों को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहाँ हुए कई निर्माण ऐसे हैं जो अवैध तरीके से हुए हैं। इससे पहले भी इन बस्तियों को लेकर खूब राजनीति हुई है। इन बस्तियों को बचाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बराबर की भागीदारी रही। अब इनको यहाँ से हटाने के लिए सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो आपको बता दें कि देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और इसमें कई सर्वे भी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर इसके विरोध में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि एलिवेटेड रोड बनने से पर्यावरणीय क्षति होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इस पर एलिवेटेड रोड बना रही है तो क्या इससे पहले कोई पर्यावरणीय शोध सरकार की ओर से कराया गया, ये सवाल खड़े किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि एलिवेटेड रोड आज शहर की आवश्यकता है और अगर ये रोड बनती है तो शहर में जिस तरह से जाम की समस्याएं आज सबके सामने हैं उससे मुक्ति मिलेगी शहरवासियों को, और इससे कोई पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं है। लेकिन आज ये चर्चा का विषय इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये बिंदाल और रिस्पना नदी पर जो बसावटें हैं उन बसावटों को लेकर हमेशा ही खूब राजनीति हुई है और उन बसावटों को अगर यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनती है तो करीब जो 2600 वहाँ पर चिन्हित की गई हैं उसमें किस तरीके का एक्शन रहेगा सरकार का, ये देखने वाली बात है। यानी कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनको मुआवजा और विस्थापन की बात सरकार कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पर अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण पर उन लोगों के लिए क्या एक्शन होगा, क्या प्लान सरकार के पास है, ये भी देखने वाली बात होगी, जिसमें स्पष्टता अभी तक फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है। और इससे जुड़े हुए जानकार पर्यावरण को लेकर क्या कहते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है और उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, इस वजह से इस तरीके के सवाल उठते हैं। तो कांग्रेस को क्या विकास से दिक्कत है या फिर जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों में कुछ दम दिखाई देता है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समय की मांग है आज एलिवेटेड रोड जो कि प्रस्तावित है रिस्पना और बिंदाल नदियाँ जो देहरादून में हैं वहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये रोडें बनती हैं तो इससे नदियों का रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आसपास की बसावटों को अगर हटा दिया जाएगा तो जो गंदगी है वो नदी में नहीं जाएगी और नदियों का जो बहाव है वो भी आने वाले वक्त में अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। और साथ ही शहर की खूबसूरती भी है और इसके अलावा लोगों को जाम से भी यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। तो क्वेश्चन आवर में हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनने वाली एलिवेटेड प्रस्तावित रोड को लेकर। अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस पर विपक्ष चिंता जाहिर कर रहा है कि क्या इससे पर्यावरणीय क्षति होगी और इस पर सरकार ने क्या शोध कराया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस का काम सिर्फ विकास का विरोध करना है, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा, जाम की झाम से कितनी इस समस्या से निजात मिल सकती है, इसका पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको समझते हैं आज की इस चर्चा में। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। भट्ट जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में दीपक रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदौला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका चंदौला जी। और त्रिलोक चंद सोनी जी पर्यावरणविद हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहला सवाल त्रिलोक जी आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के सवाल उठा रही हैं कि पर्यावरण को क्षति है, इस पर कोई शोध किया या नहीं किया।
सीधा सा सवाल है कि अगर एलिवेटेड रोडें किसी भी शहर में बनती हैं या देहरादून में बिंदाल और रिस्पना पर प्रस्तावित है तो क्या पर्यावरण को इससे नुकसान होगा और इस पर किस तरीके का ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, जो देवभूमि उत्तराखंड है, ये यहाँ पर प्रकृति ने जो वातावरण दिया है जी। शुद्ध आबो हवा, वो ना तो सरकार ने दिए हैं ना किसी ने, बल्कि प्रकृति ने दिया है। उस प्रकृति के सुंदर वातावरण के साथ हम जो छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज जहाँ विकास की बात आती है, ठीक है विकास होना चाहिए, लेकिन क्या वो विकास शहर तक ही सीमित है? क्या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए विकास? मुझे तो लगता है कि आज की अगर विकास की जो दौड़ होनी चाहिए वो उस गांव के अंतिम व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद घोड़े खच्चरों से उसको रोड पे लाया जाता है, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। ऐसे मुद्दों को लेकर के आगे आना चाहिए, तभी जाके यहाँ का जनमानस खुशहाल जीवन जी पाएगा। शहर का तो ऑलरेडी विकास है, शहरों में सब सुविधाएं हैं, शिक्षा अच्छी यहाँ पर है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी यहाँ पर हैं। पहाड़ी पर्वतीय अंचलों के लोगों को तो ये सेवा नहीं मिल रही है ना। क्या ये व्यवस्थाएं या ये रूपरेखा बन के, या जो शोधकर्ता है, जो योजना बनाने वाले हैं, जो प्रारूप तैयार करने वाले हैं, वो ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं ले लेते हैं? उत्तराखंड को अलग राज्य इसीलिए परिकल्पना के साथ बनाया गया था कि विकास अगर होगा तो विकास पहाड़ के उन कंदराओं में रहने वाले लोगों का होगा जो सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जो स्वास्थ्य से पीड़ित है, शिक्षा से पीड़ित है, तमाम जो समस्याएं, उन समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे को सुविधा दीजिए। क्या आज की स्थिति में वो सुविधाएं मिल रही हैं? देहरादून में तुम 4 लाइन के 8 लाइन वाली सड़कें बना दीजिएगा, उसका तो ऑलरेडी विकास हुआ है। लेकिन जो आपके द्वारा यहां पर कार्य किया जाएगा, निश्चित तरीके से उसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। क्योंकि जो आवाजें आएंगे, जिस तरीके से जो लोग यहां पर बसे हुए हैं उनके आवाज तोड़ेंगे, कितना नुकसान होगा। जहां एक और आर्थिक नुकसान उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने अपनी गरीबी के कारण या अपनी रोजी रोटी बिल्कुल पता नहीं किस तरीके से कमा करके अपने आश्रय बनाए हैं, उनके साथ जो कि कुठारा घात होगा। दूसरी तरफ ये होगा कि जितनी जो गंदगी आएगी उससे वातावरणीय असंतुलन बिगड़ेगा, जिससे मानव स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ऐसी चीजों को सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी रूपरेखा तैयार ना हो, यहाँ का मानव कहाँ जाएगा, वो लोग कहां पर रहेंगे। रिस्पना की अगर बात करते हैं तो पुनर्जीवित की बात करते थे, आज तक भी वो नदी पे पानी नहीं आ पाया। क्या काम यहां पर करने की जरूरत थी कि वो पुनर्जीवित क्यों नहीं हो पा रही? क्या वास्तव में ये नदियां जीवित नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे पर्वतीय अंचलों में गाँव के लोग अपने संस्थाओं के माध्यम से अपने गाढ़ गदरों की नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो ये तो शहर है ना, आज जरूरत हो यहाँ पर देने की जरूरत है, ताकि ये नदी में पानी आए। जब पानी आएगा तो नीचे शहर को भी तो पानी मिलेगा। क्या शहर का वो चूना वाला पानी पीते ही रहेंगे? यहाँ के लोग अपना स्वास्थ्य को प्रभावित करते रहेंगे। तो निश्चित तरीके से आज जो भी विकास योजनाएं हो वो दूरगामी होना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित ना हो, बल्कि व्यक्तियों को सुविधा मिले। ग्रामीण अंचलों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो निश्चित तरीके से वो सपना पूरा होगा जिस सपने के आधार पर उत्तराखंड राज्य को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं वर्चुअली। डॉक्टर सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के जरिए शहर का सत्यानाश होगा और कुछ नहीं, और पर्यावरणीय क्षति भी होगी। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पर्यावरण पर कितना नुकसान होगा, क्या सरकार इस पर शोध कराएगी? क्या कहना है आपका? कांग्रेस पार्टी हम लोगों को ज्ञान ना दे, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और जहां तक एलिवेटेड रोड की बात है, पहले तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भैया विकास नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा, और जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिखा दिया तो अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अरे भैया, आपको एलिवेटेड रोड से क्या तकलीफ है? इतना क्राउड देहरादून दूसरे शहरों से आता है, तो उनके लिए परिवहन हमारी प्रायोरिटी है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली का एनसीआर से ज्यादा जो है हमारे पास क्राउड पहाड़ों में सैटरडे संडे को आता है। तो हमारा कार्य है कि हम लोग
और ये तो विकास विकास इतना चिल्ला रहे थे कि कहीं विकास नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जो है विकास की जब बाहर ला दी, तो इनका लक्ष्य है क्या भाई? इनको भी वो सुविधा मिलेगी। और बाकी जितना भी आप देख रहे हैं कि जो रिस्पना पुल की ये बात कर रहे हैं, नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? भाजपा ने किया। और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, देखिए वो तो अवैध होगा, तो फिर उनको भैया कहीं जहां से वो आए हैं वहां जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जिन लोगों ने जमीन खरीद के जो लोग रह रहे हैं, अगर ऐसे लोग हमारी उस जद में आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो सरकार उनकी विकल्प के तौर पे व्यवस्था करेगी। लेकिन ये कह देना कि आप दुनिया भर के रोहिंग्याओं को लाओ, बांग्लादेशियों को लाओ, और देहरादून आपके लिए यहाँ पे शरणार्थी बन के बैठा है, तो ये तो नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कितने बांग्लादेशी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, तो आप जानते हैं कि वो कब से रहने कांग्रेस का शासनकाल था। क्या कर रही है आपकी सरकार? तो यहाँ पे देखिए, आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, आपको रोजगार भी चाहिए, आपको इंफ्रा भी सरकार का जो है सरकार की तरफ से मजबूत चाहिए। और फिर आपको जब हम करके देते हैं तो फिर आपका जो है मन ही नहीं भरता है, फिर आप कह रहे हैं कि ये विनाश हो गया। अरे भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कांग्रेसियों की, कहीं एक तरफा तो रहा करिए। विकास भी चाहिए और आपको विनाश की संज्ञा भी देनी है, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात तो हो ही नहीं सकती। अब कांग्रेस तो दिल्ली में बड़ा बाजा बजाती थी कि शीला दीक्षित के टाइम पे मेट्रो आई, शीला दीक्षित जी के टाइम पे हमने हाईवेज बनाए और जो है वो फ्लाईओवर्स बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आज दिल्ली जो है, उस वक्त जब डेवलपमेंट्स हुए, तो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ का क्या नक्शा है। देश की राजधानी में इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। तो देहरादून भी पूरे भारत में, मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे भारत में अगर किसी कंट्री का व्यक्ति अगर भारत को किन्हीं 2-3 शहरों के नाम से जानता है, तो बेंगलुरु, दिल्ली और हमारा उत्तराखंड है, जिसमें ऋषिकेश और देहरादून है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए भाई, जितना विकास आएगा हम लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे लोगों को सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब शीला दीक्षित फ्लाईओवर बना रहे थे, एलिवेटेड सड़कें बना रहे थे, तो तब वाहवाह थी। अब धामी सरकार बना रही है, तो दिक्कत क्या है? रवि जी, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, विषय पर भी लौटूंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो मैं इनसे बता दूं कि बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है जो सोशल मीडिया पर मनोहर लाल धाकड़ का जो वीडियो चल रहा है, सरेआम जानवरों की तरह महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट जिसको कहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट रामचंद्र जांगड़ा को कहते हैं, जो राज्यसभा का सांसद है बीजेपी का, जिसने अभी बयान दिया है। की बात करिए ना, इनको बोलिए जरा शांति रखिए। अगर ऐसी पोल में पूरे भारत के कांग्रेसियों की खोलने लग गई तो राहुल गांधी से उप मुख्यमंत्री पर, तो फिर मैं नेहरू से लेकर बात हो जाऊंगी। लोगों पर इसे उत्तराखंड की बात बुद्धि भ्रष्ट होती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। तुम्हारे 4-5 जो मंडल अध्यक्ष हैं जो यौन शोषण के आरोपी हैं, उसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। अब मैं विषय पर लौट रहा हूँ रवि जी। आपकी तरह थोड़ी ना FIR भी नहीं होती। ठीक है, विषय पर समझिए। देखिए, अभद्रता से जवाब मिलेगा अगर अभद्रता से जवाब दोगी। ठीक है, आप विषय पर ठीक सुनिए। आपने एलिवेटेड रोड की बात कही। 2 एलिवेटेड रोड बनने का प्रस्ताव है, बिंदाल पर और रिस्पना पर। बिंदाल पर 15 किलोमीटर का और रिस्पना पर 11 किलोमीटर का, जिसको 25 किलोमीटर ये कहते हैं। लगभग 2600 लोग इससे प्रभावित होंगे। पर्यावरण, विकास, मानव, फ्लोरा फोना और नदियां संकुचित होंगी या स्वच्छंद होंगी, ये बाद में पता चलेगा। एलिवेटेड का मतलब ये होता है कि वो जमीन पर नहीं होंगी, जमीन से ऊपर होंगी। उस पर जो प्रभावित लोग होंगे, हमारी चिंता उनको लेकर है, क्योंकि अगर विकास कोई होता है वो मानव के लिए ही होता है। विकास मानव के लिए ही होता है। जो हमारे लोग है, लोकतंत्र लोक से बनता है, विकास भी लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को रौंद कर चलें और रौंद कर विकास करें। 1.96 हेक्टेयर वन भूमि इस पर आ रही है, उसका आप क्या करेंगे मुझे बताइए। जो वृक्षों का पातन होगा, जो पर्यावरण का नुकसान होगा, उस पर आपने कोई स्टडी की है? यही तो हम पूछ रहे हैं। और हम कह क्या रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? अभी 2021 में तो आप अध्यादेश लेकर आए थे, 2018 में भी आप अध्यादेश लेकर आए। हाँ, मैं मानता हूं कि ये पहला अध्यादेश 2016 में हम लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद तो लगातार 2 बार आप अध्यादेश लेकर आए हैं, और ये 2021 का अध्यादेश तो 2025 तक जाने वाला है, जो 24 तक जाने वाला है, जो खत्म होने वाला है जिसकी मियाद। उसके बाद आप क्या करेंगे? और जो इन्होंने कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक गंभीर बयान दिया
कि रोहिंग्या शब्द का बयान दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 8 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आपने किस किस रोहिंग्या को चिन्हित किया है? उनके नामों का उजागर करिए, उन पर मुकदमा दर्ज करिए, नहीं तो आपराधिक अवमानना के मुकदमे के लिए तैयार रहिए। जिन लोगों के लिए आप ऐसा कह रही हैं वो हमारे ही देश के नागरिक हैं जिनको आप उजाड़ना चाहती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए शांति प्रसाद जी। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है और दूसरों की बातों को मरोड़ कर तोड़ मरोड़ कर पेश अरे करना बहन, एक आरोप अलग आपने लगाया, टेक्निक है। हमने नहीं अभी लगाया सुन है। लीजिए, मैंने अवैध अतिक्रमण वाले जो रोहिंग्या जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी बात कही है। आप जो लोग एलिवेटेड तो रोड बताइए ना कौन है? में आ रहे हैं उनकी बात मत श्वेत करिए। पत्र लाइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए लाइए सुनिए, श्वेत पत्र, फालतू की कौन बात कौन मत उनके करिए नामों यहाँ का पे। खुलासा आप मेरी करिए, बात सुनने कौन का दम रोहिंग्या है, रखिए, नहीं खुलासा तो फिर करिए। आप बोला मत करिए एक्स्ट्रा, ठीक है? अभी सुनिए, मैं जो ऐसा नहीं बोल रहा, मैं एलिवेटेड सही बोल रोड रहा की हूँ। जद में हमें नहीं, जवाब सुन देना आता है लीजिए, भारतीय अपना जनता सही पार्टी के लगता है। प्रवक्ताओं को। अरे तुम मुकदमा की धमकी मत दो, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी को मुकदमों से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें अपनी जनता के लिए मुकदमे कराने हो तो मुझे हमें पता कोई है दिक्कत फर्क नहीं नहीं है। पड़ता है। हमें विजय देवरा उनके का हित के लिए हर विजय चीज शाह का मंजूर है। मुकदमा सुप्रीम लेकिन कोर्ट तक बात चल सुन रहा है, आपको लीजिए, फर्क नहीं पड़ा है, मुझे पता है। सुन लीजिए, फालतू बात मुझे मत पता करिए, है मुकदमों SIT की गठित हो धमकी गई है, किसी उस और पर को फिर भी देना। फर्क नहीं पड़ा है। और सुन मुझे लीजिए, पता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए, तब भी आप पर फर्क नहीं पड़ा है। ये बीच कानून में को नहीं तो आप बोलेंगे, मानते पूरी नहीं हैं, बात फर्क सुनने कहाँ पे दीजिए, पड़ेगा? फालतू में डिरेल कर रहे हैं डिबेट को। अच्छा ठीक है, रवि आप जी, जल्दी से बात देखिए, रखिए अपनी सुनीता हाँ देखिए, जो एलिवेटेड रोड की जद में लोग आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि सरकार उनके लिए रहने के लिए ना, पहला हमारा ध्येय ये है। मैंने अवैध अतिक्रमण और जो आज आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने गिरफ्तारियां की हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सरकार जब से हमने तब से वेरिफिकेशन हम लोग लगातार कर रहे हैं और जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। इसमें अगर इनको पेट में दर्द हो रहा है और मुकदमे की धमकी दे रहे हैं तो कोई दर्द नहीं हो रहा है मुझे फर्क नहीं आप पड़ता। बताइए, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसी और को धमकी देना। रोहिंग्या शब्द पे और दूसरी बात, गिरफ्तार किया यहाँ आपने? पे जो पर्यावरण की बात नहीं बोलना है, चाहिए। सुनिए, जो पर्यावरण की बात कर रहे आप हैं, एक हमने प्रतिष्ठित पहले ही चैनल पर कहा हैं, है। इससे देखिए, मत बोलिए। हमारे माननीय जो मंत्री हैं उसकी गडकरी बुनियाद बहुत साहब, कम होती है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर एक पेड़ काटा जाएगा तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाए जाएंगे। और हवा में क्या बात करते हैं, ये एलिवेटेड रोड ठीक है, जमीन से ऊपर होता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने इसलिए विकास नहीं किया कि जमीन में एलिवेटेड रोड लग जाएगा? हवा में ही चाहिए था इनको सब कुछ। तो यहाँ चलिए, पे ठीक है। भैया, आप हमारी बता दीजिए सरकार ना, ने हर एलिवेटेड का तरीके मतलब का क्या इंफ्रा है? देने का दिया है। एलिवेटेड का मतलब नहीं, क्या है? बताइए एलिवेटेड का मुझे। आपने एलिवेटेड को आपने की सही हिंदी क्या है? डिफाइन बताइए किया, मुझे। लेकिन आप विकास के हवा में करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि सीधा हम अच्छा, चलिए, ठीक है, का ठीक है। मतलब बताइए ठीक है, ना। दो लोग और हमारे साथ हैं। What is एक सेकंड, elevated? एक दिल्ली से सेकंड, ठीक है, चाहते हैं आप मैं रोप दीपक वे? रावत जी के पास जा रहा हूँ। ठीक या ठीक पैराशूट के थ्रू जाना चाहते ठीक है, हैं? उत्तराखंड क्रांति दल का पक्ष ले लेते हैं इसमें। दीपक रावत जी, एलिवेटेड रोड को लेकर देखिए सियासत अब खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही भाई विकास है और विकास करना होगा शहर के लिए, और कांग्रेस ने भी कह दिया कि पर्यावरणीय क्षति है, इसका आकलन के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई शोध आपने किया है कि नहीं किया है? आप लोगों का क्या कहना है इस पर? रवि जी, विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन मानवता, संस्कृति, पर्यावरण के नाम पे विनाश अगर दिया जाएगा तो उस विकास का विरोध किया जाएगा। अभी जो ये एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट सरकार ने प्रस्तुत किया है, इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जब आप किसी को विस्थापित करते हैं तो पुनर्वास की नीति आपको रखनी पड़ेगी। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ विडम्बना इस प्रदेश की है, और विशेष रूप से इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट में सरकार प्रोजेक्ट का एस्टिमेट तो ले आई है, लेकिन पुनर्वास का एस्टिमेट अब तक नहीं आया है। मतलब आप किसको हटा रहे हैं, कितने हटेंगे, उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ उनको विस्थापित करेंगे, इसकी कोई नीति अब तक प्रस्तुत नहीं करी है। तो विपक्ष क्या पूछ रहा है? आप विकास करना चाहते हैं, एलिवेटेड रोड बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से बनाइए, क्योंकि जिस प्रकार से जो बोझ यहाँ की सड़कों पे है, निश्चित रूप से भविष्य को लेकर ऐसे विकल्प हमें ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को आप प्रभावित कर रही हैं, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो कॉलोनियाँ प्रभावित हो रही हैं, ये इन लोगों को आपने जहाँ इनको बसाना है, क्या उसकी नीति प्रस्तुत करी आपने? सरकार ने जनता के सामने रखी है? नहीं रखी है। तो क्या कहा जाए इसको कि सरकार क्या चाहती है? विषय ये है कि आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्रोजेक्ट में विस्थापित कर रहे हैं और रोहिंग्या का इशू उठा रहे हैं। अब ये रोहिंग्या का इशू कहां से आ गया इसमें? क्या सरकार ये कहना चाह रही है कि इस नदी के दोनों किनारे जो हैं, रिस्पना हो या बिंदाल हो, या रोहिंग्या बसे हुए हैं? ये रोहिंग्या का इशू कहां से आ गया?
यहाँ पर तो चर्चा होनी चाहिए कि भैया हमने पर्यावरण को देखते हुए और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए पुनर्वास की नीति हम बनाएंगे और निश्चित रूप से विकास के दम पर चल रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या का शब्द कहां से आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक ऐसे 2-3 शब्दों का इस्तेमाल, मदरसे, मस्जिद, रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक उसकी कोई भी चर्चा पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों का एलिवेटेड रोड को लेकर क्या है? एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उससे जो प्रभावित लोग हैं, उनकी पुनर्वास नीति भी सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। कौन विरोध करेगा? निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि पिछले 25 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर वाहन लोगों ने खरीदे हैं और जिस प्रकार से बोझ जो है, ट्रैफिक बिल्कुल जाम रहता है, तो ये व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी जिसमें से एक एलिवेटेड रोड है। ठीक है, तो इसका विरोध तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप जो नीति लाए हैं उसको स्पष्ट तो करिए। वो वहां तो आप बिल्कुल अस्पष्ट हैं, आप ये बता ही नहीं रहे हैं कि पुनर्वास नीति आप कहां करेंगे, कहां उन लोगों को बसाएंगे, शहर के किस कोने में उनके लिए नया शहर बसेगा, ये कोई बता, ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो अगर इसमें भी अगर विपक्ष प्रश्न करे तो आप विपक्ष को ये कहेंगे कि आप विकास के साथ नहीं दे रहे, विकास का विरोध कर रहे हैं, ये कहां की बात हुई? ठीक है, आप करिए ना, आप स्पष्ट करिए। ठीक है, नहीं इस पर चर्चा करेंगे, डॉक्टर अनिल जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर ऐसी बसावटें हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया तो सरकार का रुख क्या है उस पर। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनने वाली प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस इस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है समय की आवश्यकता है, पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। मैं डॉक्टर अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि देहरादून में जो एलिवेटेड रोड बनेंगे उस पर सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की बसावटें। एक हमारे पास आंकड़ा आता है, यहाँ के अधिकारी देते हैं कि 2600 को चिन्हित कर दिया, लेकिन इस पर अतिक्रमण की बात भी हम सब जानते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, सरकारों ने ही कराया, चाहे किसकी भी रही हो। कितनी बड़ी चुनौती है एलिवेटेड रोड की आवश्यकता के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के सामने जो चुनौतियाँ आने वाली। अच्छा, पहले तो रवि जी मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो ये एलिवेटेड रोड है, इससे पहले 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक प्लान दिया गया था साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर, रिस्पना बिंदाल रिवर फ्रंट उसको प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था। ये कहा गया था कि दोनों नदियों को चैनलाइज किया जाएगा और उनके किनारे सड़कें बनाई जाएगी। उस समय बाद में जब हरीश रावत सीएम बने तो उन्होंने ये तक कहा था कि वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाएंगे, साइकिल ट्रैक लगेंगे, फूड कोर्ट लगेंगे। उसका एक बड़ा प्लान एमडीडीए ने उस समय बनाया था। हालांकि कुछ नदियों को ये आप जब आईएसबीटी की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पर बिंदाल नदी में कुछ वो चैनलाइज किया गया है, उसी तरह का चैनलाइज करके और उस पर सड़क बननी थी। वो एक प्लान उस समय आया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, भंडारी बाग में रेस कोर्स को जोड़ने के लिए एक आरओवी बन रहा है और ये बन रहा है आपके लगभग 2016 से, मेरे हिसाब से 2016-17 से, और पिछले 10-12 साल में वो आरओवी आज तक नहीं बन पाया। उसमें बहुत ज़्यादा बसावट भी नहीं हटनी थी, कुछ नहीं हटना था, लेकिन वो काम आज तक अटका पड़ा है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों को पुनर्वास भी करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो मतलब इसकी राह बहुत आसान तो नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पुनर्वास और ये सब, सरकार पहली बात तो कि इनको मालिकाना हक देने जा रही है बस्तियों को। अगर बस्तियों को मालिकाना हक देने जा रही है, इसका मतलब है कि सरकार उन सबको मालिक मानती है। ये मानती है कि वो अतिक्रमण नहीं है और वो वहाँ रहने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो रहने वाले लोग हैं तो उनको पुनर्वास करने के लिए, उनको विस्थापित करने के लिए कोई ना कोई नीति सरकार को बनानी पड़ेगी। एलिवेटेड रोड का जहाँ तक सवाल है, वो मौजूदा दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है देहरादून की, क्योंकि देखिए अब जब हमारा ये दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो दिल्ली एनसीआर उधर से जो ट्रैफिक है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर जो प्रेशर है ट्रैफिक का देहरादून में वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय हमको बहुत ज़रूरत होगी कि हमारे पास नए रास्तों के विकल्प हों। 2014-15 के आसपास जो यहाँ का यातायात निदेशालय है, उसने यूपीएस, जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर एक रिसर्च की थी और उन्होंने बताया था कि साल की 60 से 70 हज़ार गाड़ियाँ देहरादून में हर साल आती हैं, नई गाड़ियाँ जो आती हैं। तो इतनी गाड़ियों का ट्रैफिक हर साल इस शहर में बढ़ रहा है। तो उनके लिए हमारे पास विकल्प तो है नहीं, सड़कें हम बहुत लिमिटेड हैं जिनको हम चौड़ा कर सकते हैं,
और वो चौड़ा करने में भी आपको पता है सड़कें चौड़ी जितनी भी होती हैं उनका उपयोग कितना हो पाता है। उस रिसर्च में ही कहा गया था कि 2026-27 तक ये स्थिति हो जाएगी कि पैदल चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा अगर हमने सड़कों का विस्तार नहीं किया या नए विकल्प नहीं खोजे। तो जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो एलिवेटेड रोड बहुत जरूरी है। सरकार पुनर्वास की नीति भी लेके आएगी क्योंकि सरकार मालिक मानती है उनको, इसीलिए शायद मालिकाना हक देने जा रही है। भले ही लेट हो रहा है और डिले हो रहा है बार बार, लेकिन सरकार की पॉलिसी में तो है, सरकार के दिमाग में तो ये बात है कि हम उनको मालिकाना हक देंगे। दूसरी तरफ सरकार अध्यादेश भी लेके आई है ताकि जिस समय शहर में सब जगह से अतिक्रमण हटाता, मलिन बस्तियों में कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उस समय भी सरकार उनके साथ ढाल बन के खड़ी रही। और बीजेपी को, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतने उसको नहीं समझ पा रही होगी कि वहां पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको नाराज करेगी। देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो भंडारी बाग और रेसकोर्स वाला आरओबी है वो कई साल से चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोजेक्ट आज शुरू होगा और अगले साल बन जाएगा। 2027 में चुनाव है, 2026 के आसपास इसका काम शुरू होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार उस समय इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क लेगी, इसलिए वो पहले पुनर्वास के लिए या तो सोचेगी या फिर कुछ इस तरह से रखेगी कि उनको शांत रखा जा सके कम से कम चुनाव तक। अच्छा चंदोला जी, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पर मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए अभी आप अगर नदियों की स्थिति देखें ना, तो हमारी जो नदियां हैं, दोनों नदियां, ये भले ही कहने के लिए नदियां हों लेकिन इनमें पानी नहीं है, सिर्फ कूड़ा है। आप देखिए जो बिंदाल नदी है, वो बिंदाल पुल से लेकर और उसके किनारे की जितनी कॉलोनियां हैं, रिस्पना के किनारे की जितनी कॉलोनियां हैं, सब में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा मिलेगा आपको। तो पर्यावरण वाला प्रश्न तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी वहां पे पर्यावरण के नाम पे कुछ नहीं है। वहाँ पारिस्थितिकी का जो तंत्र है ना, इकोलॉजी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो है ही नहीं। भाई अगर पानी हो, मछलियाँ हो, वहाँ पेड़ पौधे हों, तो हम कहें कि यहाँ का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वहाँ तो कोई तंत्र है ही नहीं, वो तो समतल जमीन है, वो समझो आप मिट्टी और पत्थर है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है। ये हो सकता है कि हाँ, अगर वहाँ पे नदियों को पहले जैसा कई बार कहा जा रहा है कि हम नदियों को पुनर्जीवित करेंगे, पौधारोपण की बात हुई, तमाम चीजें हुई, हालांकि प्रयास हुआ, आज तक मुझे तो नहीं लगता कहीं वो धरातल पर उतर पाए या उनका कोई फायदा अच्छा, है। इस तरफ भी ध्यान जाता है कि अगर एलिवेटेड सड़क बनती है, आसपास की बसावटें हटती हैं, तो ये जो कूड़ा है ये भी नहीं होगा। तो क्या इससे और ठीक हो सकती है स्थितियां? नहीं, होनी तो चाहिए। देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ था कि लोग पुल पे जाके कूड़ा नीचे फेंक देते थे, तो पुल के दोनों तरफ ऊंची ऊंची जालियां लगा दी गई। जी जी बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा कि कुछ समय के लिए कूड़ा पड़ना बंद हो गया। तो इस तरह के अगर प्रयास होंगे तो भाई, और वैसे भी एक सामान्य सा नियम है कि आमतौर पे लोग कूड़ा वहीं फेंकते हैं जहां पहले से गंदगी होती है। साफ जगह पे कूड़ा फेंकने से आदमी बचता है, तो अगर वो साफ होगा तो थोड़ा तो सुधार होगा, ऐसा उम्मीद है। अच्छा भट्ट जी, जो अतिक्रमण की अगर बात आ रही है, एक तरफ अध्यादेश भी है इन लोगों के लिए कि अतिक्रमण जो है तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन अगर अतिक्रमण की बात आएगी, मुआवजा विस्थापन की बात आएगी, तो इसे कांग्रेस पार्टी क्या समझती है, क्या कहना चाहेगी कि क्या करना चाहिए इस पर सरकार को? हाईकोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था, 582 वो लोग थे जिनको हटाने के लिए कहा था। उसके बाद जब अध्यादेश आया, और इन सब पर केवल हमारी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अध्यादेश लेकर आई थी, वो सब बातें हैं। और अभी जैसे इनको मालिकाना हक देने की बात है, हमारा मतलब ये है कि अगर कोई अतिक्रमण है और सरकार को लगता है अतिक्रमण है, तो सरकार ने भी पिछले दिनों कार्रवाई की है ना, तोड़े हैं लोगों के घर। ऐसे तो नहीं सरकार ने जेसीबी नहीं चलाई, जेसीबी चलाई है, लोगों के घर तोड़े हैं। तो रिस्पना नदी अभी जैसे विद्वान पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये केवल कूड़ा घर है, इसमें केवल कूड़ा है, ऐसा नहीं है। ये रिस्पना नदी का जो फ्लड जोन है और जो उसका उद्गम है, वो शिखर फॉल से मथुरा वाला संगम स्थल तक है। नदी के जो दोनों कोने हैं और जो इसको फ्लड जोन चिन्हित किया गया, तो वो ऐसे ही चिन्हित नहीं किया गया। उन्होंने तो आज की एक्चुअल स्थिति में बात की ना कि एक्चुअल अगर आप अभी जाइए देखिए एक बार रिस्पना को, तो वही दिखाई देगी जो चंदोला जी ने कहा। उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जब बरसात आएगी तो पानी में कूड़ा बह जाता है। आज की तिथि में अगर आज की तिथि में उस पर पानी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़े भविष्य में उस पर कभी पानी नहीं होगा, वो कभी नदी का रूप नहीं लेगी। भाई नदी का रूप तो है, आप ऋषिकेश की नदी को देख लीजिए ना, उस पर वो सूखी रहती है, लेकिन जब पानी बहा कर ले जाता है। तो ऐसा नहीं है, नदी के जो मुहाने होते हैं, नदियां जो होती हैं, वो जब आती हैं अपने वेग में बहती हैं, तो वो कूड़ा भी साफ करती हैं और सब कुछ साफ करके ले जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि साबरमती रिवर फ्रंट जो योजना थी वो ठीक थी या एलिवेटेड ठीक है जो भारतीय जनता पार्टी ला रही है? देखिए, एलिवेटेड का मतलब मैंने पहले ही कहा है रवि जी कि ये धरातल से ऊपर होगी, अर्थात ये पिलरों पर खड़ी होगी, बीम पर खड़ी होगी। जिस तरह से
जिस तरह से हमारे ओवर ब्रिजेज होते हैं, लगभग उसी तरह का इसका सेफ होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसी तरह का इसका सेफ होगा। तो जब उस तरह का सेफ होगा, उस पर हमको देखना ये होगा, या जो निर्माणदायी संस्थाएं होंगी वो ये देखेंगे कि नदियों के जो फ्लड जोन है वो नदियां उस समय और संकुचित होंगी या स्वच्छंद होंगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये तो जब डीपीआर प्रस्तुत होगा तब पता लगेगा। ये पहले ही हम कैसे बता दें। फिर पर्यावरण की बात है, एनजीटी की बात है, एनजीटी बीच में आएगा, उनकी बात है, हमारी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की केंद्र की नीति है, लारा एक्ट प्रभावित होगा, उससे उनके कंपनसेशन जो 4 गुना उनको देना है, वो सब बातें होंगी। तो सरकार इन सबको लेकर जब सामने आएगी तभी तो पता लगेगा, जब सरकार की कोई ठोस पॉलिसी होगी कि हम अमुक व्यक्ति को इस तरह से विस्थापन करेंगे। विस्थापन की भी कोई एक नीति होगी, या तो वो केंद्रीय विस्थापन नीति से जो सेंटर का एक्ट है पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, या तो उससे गवर्न करेंगे, जो बिल्कुल एक किस्म से अम्ब्रेला लॉ है उससे करेंगे, ये अपना कोई अलग से कोई नीति बना कर लाएंगे। वो तो जब सरकार प्रस्तुत करेगी तब पता लगेगा। नहीं, ठीक है। और अभी मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या मिलेगा, मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहने की स्थिति में है? डॉक्टर सुनीता जी, क्या कहने की स्थिति में? विस्थापन, मुआवजा क्या होगा? देखिए, ऐसा है, हमारी केंद्रीय सरकार और खासकर मैं माननीय नितिन गडकरी जी की बात करूं, हमेशा मंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जो है इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, CE पर ये बेस्ड सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और इसमें जैसे अभी शांति प्रसाद जी ने खुद ही अपनी बातों में कहा कि केंद्र सरकार की नीति है पुनर्वास और पुनर्स्थापना की। तो जब भी कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट किसी प्रदेश में लगता है तो केंद्रीय सरकार की तरफ से उस पर पहले ही विचार होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप एलिवेटेड रोड खड़ा कर दो और उसके बाद सोचो कि भाई ये फलानी झुग्गी बस्ती कहाँ जाएगी, ये फलाने लोग कहाँ जाएंगे। नहीं तो वही तो पूछ रही है कांग्रेस, वही तो पूछ रही है कि क्या प्लान है आपके पास? विस्थापित करेंगे, कोई नई कॉलोनी बसाएंगे, मुआवजा देंगे, वही तो पूछ रही है। अच्छे से जानती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी काम किया है। नहीं तो पूछ रही है, तो आप बता दीजिए कि क्या करेंगे? नई कॉलोनियां बनाएंगे, विस्थापित करेंगे, मुआवजा देंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है जिसमें हमने जो 575 पिलर पर गणेशपुर से डाटकाली के बीच में 1500 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर की जो एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुई है, जिसका संचालन अभी होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, मौकमपुर से आशारूढ़ी तक जो एलिवेटेड रोड है जिसमें 1100 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड जिसकी जो DPR के फेज में है वो बन रहा है। तीसरी बात, जो रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड है जिसमें 6200 करोड़ रुपए की लागत से रिस्पना और बिंदाल के अलग अलग कॉरिडोर की जो एलिवेटेड रोड का जमीन अधिग्रहण है वो कार्यवाही जो है वो गतिमान है। जहां तक कॉलोनीज की बात है, आपने पूरा डिबेट का जो है वो दूसरी तरफ ले जाने का इनका अन्य दलों का मकसद रहा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि जहां तक बस्तियों की बात है, कॉलोनीज की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अध्यादेश लाया, अभी भी लाया और आगे भी लाएंगे। हम उनके साथ में खड़े हैं, हमारे भाई बहन है वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीके से रह रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक अवैध अतिक्रमण की बात है और जो बांग्लादेशियों की बात है और रोहिंग्याओं की बात है, वो मेरी बात पहले भी मेरा स्पष्ट कहना था, अब भी है। तो इन दोनों बातों को तो मिक्स मत कीजिए, ये फालतू की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार जब विकास कर रही है तो भैया वो जानती है कि उनको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, उनको इकोलॉजी का ध्यान रखना है, पूरा इकोसिस्टम को बैलेंस करना है। ठीक है, एक सवाल है भट्ट जी का, ठीक है पूछ लीजिए। और आप देख रहे हैं कि यातायात की, ठीक है सुनीता जी एक सवाल सुन लीजिए कांग्रेस का, प्रबंधन है। ठीक है एक सवाल सुन लीजिए भट्ट जी। सुनीता जी आप हमारी बहन हैं, आप ये जो विस्थापित लोग होंगे ये आपके हमारे भाई बहन हैं या रोहिंग्या हैं? देखिए, ये कॉलोनीज में जो एलिवेटेड रोड के अगल बगल में जो लोग हैं, ये आप 10 बार मत पूछिए, ये हमारे भाई बहन हैं। और इनमें जो भी जिनको भी पुनर्वास और पुनर्स्थापना जिनकी होनी है वो पॉलिसीज के अंतर्गत होगी। आप उनको भड़काइए मत। वो जो निशान भी लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि वो मकान जद में आएंगे, सरकार उनके वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। लेकिन आप जबरदस्ती दोनों टॉपिक को एक साथ मत करिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ऐसा करती है, विरोध करने के लिए कहीं भी खड़ी हो जाएगी, कभी पाकिस्तान से बोलेगी, कभी बांग्लादेश से बोलेगी। ये नहीं है तो थोड़ी आप ही ने इनको रोहिंग्या कहा है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। इनको नहीं कहा, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। इनको नहीं कहा, जो अवैध अतिक्रमण करके जिनकी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। आपने बोला कौन कौन लोग हुए, आप विजिलेंस से रिपोर्ट ले लीजिए, जिन जिन लोगों की सूचनाएं हमको मिली
जिनकी शिकायतें हमको मिली, हमने तुरंत उनकी गिरफ्तारी करी। आज जो है उनको बांग्लादेश भेजा गया, पाकिस्तानियों को भी वापस भेजा गया। अब आप इसमें भी कुतर्क करेंगे या कांग्रेस चलिए पार्टी ठीक है, करेगी? पर्यावरणीय पहलू पर बात कर हमें लेते थोड़ी हैं। एक सेकंड, त्रिलोकचंद सोनी जी के पास जा रहा हूँ। अब सर, क्योंकि पर्यावरणीय पहलू पर ही बात हो रही है, विपक्ष ने पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठाया। ठीक है, ये बस्तियां, ये सरकार का काम है, क्यों क्या करेगी। लेकिन अगर एलिवेटेड रोडें बनती हैं तो उससे ये कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ नहीं कटेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरीके का पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और इस तरफ भी ध्यान जाता है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अगर एलिवेटेड रोड बनती हैं तो ये नदियाँ और साफ़ हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी आप कि ऐसे रूट बनने से जो अगर हम सड़कें बनाएं या चौड़ीकरण करेंगे तो निश्चित तरीके से उससे आवाज़ें प्रभावित होंगी, पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के सड़कें बनने से जो पेड़ पौधे हैं उनका कटान नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि ऐसे सड़कें बननी चाहिए। और ऐसे योजनाएं अगर सरकार के माध्यम से आते हैं तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब पर्यावरण रहेगा तब जाके एक स्वच्छ आबो हवा मिलेगी और यहाँ का जनमानस जो कि खुशहाल जीवन जी पाएगा। ऐसी योजनाएं कहीं ना कहीं लाभकारी होती हैं, वो होने चाहिए। मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी कार्य योजनाएं हैं उस पर विशेषकर ध्यान अगर दिया जाना चाहिए तो यहाँ के मानव पे देना चाहिए, यहाँ का पर्यावरण पे देना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में लोग इसलिए आते हैं यहाँ की प्राकृतिक आबो हवा, यहाँ के भूदृश्यों को देखने के लिए, यहाँ के मौसम को देखने के लिए आते हैं। तो उत्तराखंड का एक जो अहम नाम बना है तो वो यहाँ के पर्यावरण से बना है। अगर हम पर्यावरण विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जन आक्रोश की भावनाएं यहाँ के लोगों के बीच में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के एक प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित तरीके से इस प्रकार की योजनाएं ला करके पर्यावरण बचाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे, क्योंकि उससे पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, दीपक राव जी। देखिए रवि जी, बार बार मैंने आपसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी जब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या इनका नाम ना ले तब तक इनकी कोई चर्चा पूर्ण नहीं होती। मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि एलिवेटेड रोड बननी है उत्तराखंड में, देहरादून में, यहाँ बांग्लादेशियों का विषय कहाँ से आ गया, रोहिंग्या का विषय कहाँ से आ गया, ये विषय आया कहाँ से? आपने क्यों पकड़ रखा है ये विषय? आप ही ने शुरुआत करने में बोला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप ही ने इस बात को बोला है। आपकी तो चर्चा ही पूर्ण नहीं होती है जब तक आप मदरसों का नाम न ले, बांग्लादेश का नाम न ले, पाकिस्तान का नाम न ले। मैं उसी यहाँ क्या आवश्यकता है मुझे बताइए, उत्तराखंड में क्या आवश्यकता है? ये एलिवेटेड रोड में ये विषय कहाँ से आ गया? आप कहाँ से लाइन चर्चा में बीच में? आप बताइए ना, स्पष्ट करिए। आप स्पष्ट करिए, आपने डीपीआर बनाई होगी क्या वहाँ पर? वहाँ से निकल गया है क्या? क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि पहलगाम में जो है कहाँ गए वो आतंकवादी। बांग्लादेश का नाम आपने लिया, रोहिंग्या का नाम आपने लिया, आपके डायलॉग के हिसाब से पाकिस्तान का नाम आप ले रही हैं। आप इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि देहरादून में रोड बन रही है, आपको चैन नहीं आ रहा बिंदाल है, और रिस्पना में एलिवेटेड रोड बन रही है, इसमें रोहिंग्या कहाँ से आ गए? अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। नहीं बताइए ना, रोहिंग्या कहाँ से आ गए? आपके पास कोई प्रूफ है कि बिंदाल और एलिवेटेड रोड से जो प्रभावित लोग हैं यहाँ रोहिंग्या रहते हैं? नहीं, उनकी बात नहीं की मैंने, उनकी बात नहीं की। मैंने अतिक्रमण की बात की, अवैध अतिक्रमण की बात की। ठीक चर्चा में लाई क्यों? और सुनिए मेरी बात, विषय ये है कि आपने निकाल लेंगे, चर्चा को अगर वहाँ भी होंगे तो भी हम निकाल लेंगे। चिंता आप मत कीजिए, यही तो विषय है। चिंता हमारी पुलिस करेगी। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने इस विषय को बोला क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रटाया जाता है, विषय चाहे कहीं का भी हो, जब तक उसमें मदरसा ना हो, मस्जिद ना हो, मुसलमान ना हो, रोहिंग्या ना हो, पाकिस्तान ना हो, और अब तो बांग्लादेश भी हो गया है, तो हम इसकी चर्चा जब तक वो ना करें उनके प्रवक्ताओं को खाना नहीं पसता है। चलिए ठीक है, एलिवेटेड पर दीपक जी, विषय नहीं है। एलिवेटेड पर फाइनल बात। एलिवेटेड रोड में, एलिवेटेड रोड आज की डेट में अनिवार्य है, जरूरत है इस प्रदेश की, और खास तौर पे देहरादून में। और निश्चित रूप से हमारा एक ही विषय विपक्ष होने के नाते कि जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं उनको, उनके लिए पुनर्वास की नीति सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज एस्टिमेट तो दे दिया 6100 रुपए 100 करोड़ का, लेकिन पुनर्वास की नीति में कितना खर्चा आएगा ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। आंसू तो करना करेंगे ना। ये कहा कि आपने डीपीआर, ठीक है, इंजीनियर्स बना रहे हैं,
अरे तो आपने कहा दिया, विपक्ष यही तो मांग रहा है आपसे, बना रहे हैं विपक्ष आपसे यही तो मांग रहा है, और क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है आप स्पष्ट तो करिए। सड़कों का जो जाल है आज जो के हमारी दिन में NHAI ये कर रही है, स्पष्ट भारतीय है। जनता पार्टी कर रही आप है। नहीं, आपकी पुनर्वास आप नीति अपना के ज्ञान बारे ना में दे। कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आप कह रही लेके है आइए उसको। उसको। हो जाएगा, देते हैं। पुनर्वास तो कराना ही होगा ना। आ लेके जाइए, आइए। ठीक है, बढ़ जाता हूँ। डॉक्टर और अनिल जी पर जा रहा elevated हूँ। road ठीक में है, तो पौधे ठीक है, लग ठीक ही नहीं है। रहे। चंदौला जी, Elevated चंदौला road तो जी, खुद आप बोल रहे हैं pillars ठीक है, पर है। चंदौला जी, फाइनल बात एलिवेटेड रोड पर, और जैसे कि आपने तो पूरा बताया कि किस तरीके सरकारों ने यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट हो, उन तमाम योजनाओं को के चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई उस वक्त भी, लेकिन हुआ नहीं। अब एलिवेटेड पर बात हो रही है। फाइनल कमेंट आपका। देखिए रवि जी, ऐसा है, अगर आप मौजूदा शहर की स्थिति देखें हाँ। तो ज़रूरत लगती है कि शहर में कुछ और सड़कें होनी चाहिए। हाँ। वो वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए। जी जी। बीच में कुछ रास्ते बनने की बात हुई थी, कुछ सड़कों की बात हुई थी, कुछ पे काम चल भी रहा है, उससे थोड़ा सा ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम हुआ है। लेकिन जिस तेज़ी से वाहन बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से हमारे पास दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद ट्रैफिक बढ़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे शहरों में जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करने की हमारी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए वैकल्पिक रास्ते खोजने ही पड़ेंगे। वो रास्ते खोजने के दौरान कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे उससे कम लोगों को प्रभावित होने दिया जाता है, या जो प्रभावित होते हैं उनको किस तरीके से पुनर्वासित किया जाता है, उनको कैसे विस्थापित किया जाता है, ये सब सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण और मुझे लग रहा है सरकार ये सोच भी रही होगी। कोई भी सरकार इस तरह का फैसला नहीं कर सकती कि वो एक एलिवेटेड सड़क बनाए या कोई और योजना बनाए और लोगों को मतलब एक तरह से निकाल दे। ऐसा तो हो नहीं सकता। और स्वाभाविक सी बात है, चुनावी साल है, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं करेगी सरकार। एक बड़ा वोट बैंक भी है, तो वो भी है, और एक नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की है कि अगर वो इस तरह की कोई परियोजना बना रही है तो उसमें वो लोगों का भी ध्यान रखे। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल। अभी जी मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने जब से कांग्रेस की भी सरकारें रही है, हमने दिल्ली से लेकर माणा तक सड़क बनाई है। ऐसा नहीं कि ऋषिकेश और देहरादून में सड़कें आज ही बन रही हैं, इससे पहले भी बनी है, कांग्रेस के रिजर्व में भी बनी है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन अगर इसमें मानवीय क्षति होती है, पर्यावरणीय नुकसान होता है, उसके लिए समय समय पर लोग आवाज उठाते हैं, और अगर सरकारें नहीं मानती हैं तो उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट है प्रोटेक्शन के लिए। अभी वनबुरपुरा और इन सब में प्रोटेक्शन दिया ना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो अगर इन सब के साथ भी कोई अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हमारे सामने विद्वान न्यायालय है जहां से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए सरकारें ऐसी धौंस ना दिखाए कि हम लोगों को रौंद कर कुछ बना देंगे, ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। कांग्रेस विकास विरोधी नहीं है, विकास की पक्षधर है, लेकिन जनपक्षीय रूप में पक्षधर है। ठीक है, वरिष्ठ त्रिलोक चंद्र सोनी जी, आपके साथ में सुझाव के साथ आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूँ इस चर्चा पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को करते हुए यहाँ का पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ के सरकारों की होगी। ठीक है, डॉक्टर सुनीता जी। जी देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो राजमार्ग व्यवस्था है या एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं, उससे हमारी जो फायदे हैं वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानने हैं, और साथ में जो नुकसान है उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुझाव देना भी विपक्ष का कार्य है। देखिए, एलिवेटेड रोड से जो यातायात व्यवस्था है उसमें क्रांतिकारी बदलाव होगी। मसूरी को जाने के लिए बिना शहर में प्रवेश किए हमारा पूरा क्राउड मैनेज हो रहा है, और एक्सप्रेस वे से सीधा एलिवेटेड रोड का संपर्क हो रहा है। इसमें और एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ आप सभी को कि देखिए, इसमें कॉलोनीज ही नहीं है, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हाई वोल्टेज की वायर्स हैं, हाई वोल्टेज लाइंस जा रही हैं, 11 kV तक की लाइंस जा रही हैं, और गवर्नमेंट बॉडी के भी यहाँ पे कई भवन हैं, कई ऑफिसेज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलोनीज ही प्रभावित हो रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी के भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उन सब के लिए सरकार जो है वैकल्पिक व्यवस्था पहले बना चुकी है, और लगातार उस पर काम हो रहा है। आप देखिएगा, किसी का भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हम सबके साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, और मानवता के लिए ही विकास हो रहा है। कि किसके लिए विकास कर रहे हैं? अगर हमारे पर्यावरण और मानव के लिए ही नहीं उसका फायदा होगा तो किसके लिए करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये कार्य जो है ये छोटी मोटी DPR चलते फिरते ठेकेदारों ने नहीं बनाई है, ये हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। और आपने देखा पूरे भारत में हमने कहां से कहां तक रोड बना दी। आज तक आपको कहीं पे भी रोड के मामले में कम से कम जो है विपक्ष खुद तारीफ करता है,
तो यहाँ पे ये प्रश्न उठाना खाली बोलने के लिए ठीक कि है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं होगा। सहयोग करने के लिए आपको कोई अच्छे सुझाव है तो वो दीजिए, उस पर सरकार काम करेगी और बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाकर देगी। ठीक है सुनीता जी, और वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और आपने अपनी बात रखी अपनी पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ वृक्ष मित्र त्रिलोकचंद सोनी जी ने बताया कि पर्यावरण का किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है। डॉक्टर अनिल ने बताया कि हम सरकार की योजनाओं को कैसे देख सकते हैं, पुरानी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ कि वो कितने धरातल पर उतरी। रिस्पना और बिंदाल की एलिवेटेड सड़क धरातल पर कब उतरेगी, इसके लिए इंतजार है, लेकिन उससे पहले चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों पर सरकार किस तरीके से काम करेगी उसको भी देखना होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।